परम पूज्य सोना रिम्पोचे की दूरदर्शी सोच और प्रयासों से, परम पावन दलाई लामा के आशीर्वाद से भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार शुरू हुआ है एक टेलीविजन कार्यक्रम जो समर्पित है भगवान बुद्ध के दर्शन, ज्ञान और बौद्ध परंपराओं को। कार्यक्रम में दुनिया के तमाम बड़े बौद्ध धर्मगुरु, बौद्ध ज्योतिष शास्त्री रोज आप तक पहुंचा रहे हैं अमूल्य जानकारियां। सबसे पहले देखिए बौद्ध धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं। कार्यक्रम शेराप सेंगपो आपको हर रोज भगवान बुद्ध और उनके दर्शन से रूबरू करा रहा है। इस कार्यक्रम में हर रोज आप भारत के अलग अलग हिस्सों में रह रहे बौद्ध धर्मावलंबियों की जिंदगी और भगवान बुद्ध में उनकी अपार आस्था से रूबरू होते हैं। ये हैं बौद्ध धर्म गुरु परम पूजनीय प्रोफेसर सैमडोंग रिम्पोचे। परम पूजनीय प्रोफेसर सैमडोंग रिम्पोचे उन बौद्ध धर्म गुरुओं में से एक हैं जो अपनी ही दम पर भगवान बुद्ध के दर्शन और ज्ञान का प्रकाश चारों दिशाओं में फैलाने में जुटे रहे हैं। परम पूजनीय पधारे हुए हैं अरुणाचल प्रदेश के तवांग में। परम पूजनीय इस बार अरुणाचल प्रदेश धर्म ज्ञान बांटने के इरादे से नहीं आए थे। उनके यहाँ आने का मकसद था अपने कार्यकाल के 10 वर्ष पूरे होने पर कुछ चुनिंदा लोगों को आभार व्यक्त करने के लिए। परम पूजनीय प्रोफेसर सैमडोंग रिम्पोचे तिब्बत निर्वासित संघ के प्रमुख हैं, लेकिन जब लोगों को उनके इस संक्षिप्त दौरे का पता चला तो इतना दबाव बढ़ा कि सबके चहते परम पूजनीय प्रोफेसर सैमडोंग रिम्पोचे को न सिर्फ यहाँ के लोगों से मिलना ही पड़ा बल्कि उन्हें धर्म ज्ञान भी देना पड़ा। परम पूजनीय अरुणाचल प्रदेश की तरक्की से भी काफी प्रभावित नजर आए। अपनी इस यात्रा के दौरान परम पूजनीय पधारे हैं तवांग मॉनेस्ट्री में। मॉनेस्ट्री के बाहर उनके दर्शन और आशीर्वाद पाने के लिए तमाम लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। मठ के निरीक्षण के दौरान परम पूजनीय पधारे हैं म्यूजियम में। परम पूजनीय प्रोफेसर सैमडोंग रिम्पोचे बड़ी तल्लीनता से म्यूजियम का निरीक्षण तो करते ही हैं, साथ ही यहाँ से जुड़ी जानकारियां भी हासिल करते हैं। इस दौरान भारी तादाद में स्कूली बच्चे भी परम पूजनीय से आशीर्वाद पाने के लिए मौजूद हैं। परम पूजनीय भी बड़े स्नेह से सभी बच्चों को उनके सफल जीवन के लिए आशीर्वाद देते हैं। कैसे दूर हो आपके जीवन की मुश्किलें, कैसे सवरे आपका करियर, कैसे सफल हो आपका हर काम, क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे। जानिए सटीक होने वाली बौद्ध भविष्यवाणियां। ट्रस्टले नमस्ते। 26 January 2011 Wednesday and 22nd lunar day of 11th month. The elemental combination is water wind, which is a bad combination, and the day has incompatibility energy to separate loved ones and bring disharmony. The day is especially bad for people who belongs to horse and snake animal signs, since it is Tongenamgo. So this is not a good day to start new business or engage important business matters on this day. Pomdong or empty was is at its direction, so important activities should not be done while facing east. 27th January 2011 day Thursday and 23rd lunar day of 11th month. The elemental combination is wind, which is an auspicious elemental combination. This combination has inspiring energy that fulfills one's wishes without delaying. It is good for reconciling arguments and discords.
good day for taking decisions and undertaking important assignment. And since it is pre-Namgo, so avoid a new child's birthday celebration and taking baby out of home for the first time. And from today onwards till 23rd lunar day of the next month, Phumthong or empty walls will be at the south direction. So important activities should not be done while facing south direction. 28th January 2011, Friday and 25th lunar day of the 11th month of Iron Tiger year. The elemental combination is Earth-Fire, which is an inauspicious combination and brings burning and lead to suffering. Activities related to defeating enemies and undertaking violent activities are more effective. Since it is Nyengenamgo, therefore it is not a good day to party among the friends and relatives or parties for seeking new relationship. BT appears from 3 p.m. until 2:12 a.m. from northwest to southeast direction. So avoid undertaking Tarsic therapies like bloodletting and motivations. In addition, the Lord of Earth or Sadak Simphung moves from south to north direction in the evening. Thus, undertaking journey or taking important work from south to north direction during evening is not a good day. Phumthong or empty was is at south direction, so important activities should not be done while facing south. Thanks for watching and see you tomorrow at the same channel at same time. Buddham Saranam Gacchami. क्या है भगवान बुद्ध का दर्शन, बौद्ध धर्म का गूढ़ ज्ञान, कैसे मिले दुख से मुक्ति, कैसे पाएं बुद्धत्व, क्या है धम्मम, क्या है संघम। ये कार्यक्रम आपको हर रोज दे रहा है ऐसे तमाम सवालों के जवाब। आज बौद्ध धर्म के प्रकांड विद्वान प्रोफेसर सैमडोंग रिम्पोचे से जानिए भगवान बुद्ध का दर्शन और बौद्ध धर्म का सही ज्ञान। आज मेरे यहाँ उपस्थित होने का मूल कारण कुछ और ही था। मैं पिछले 10 वर्षों से तिब्बती निवासित जनता की संगठन का प्रमुख की दायित्व निभा रहे थे। उसका कार्यकाल संपन्न होने को आए हैं, तो सभी जनता से एक बार आभार व्यक्त करने के लिए और विदा लेने के लिए जा रहा था। तो उस क्रम में यद्यपि तवांग में तिब्बती शरणार्थी अधिक संख्या में नहीं है, फिर भी कुछ लोग रहते हैं बहुत समय से, और वे लोग निवासी संगठन की सक्रिय सदस्य हैं। तो उनसे मिलने के लिए मात्र एक दिन के लिए आना था, और इसलिए मैंने किसको बताया नहीं। वैसा मुख्यमंत्री जी जब भी मिलते हैं तो मुझे यहाँ आने के लिए कहते हैं। मैंने उनको भी नहीं बताया, इस कारण कि मैं संक्षिप्त प्रवास के दौरान एक तो समाचार माध्यम में नहीं आना चाहते थे, और दूसरा समय के अभाव से सबसे मिलना संभव नहीं था। परंतु इस बीच में स्थानीय लोगों को जब पता चला तो तवांग गुम्पा में आने के लिए खम्बुजी ने मुझे दूरभाष से संपर्क किया, और स्थानीय जनप्रतिनिधि MLA सब और सब लोगों ने कहा कि लोगों को
यहाँ के स्थानीय नागरिकों को संबोधन भी करना चाहिए। तो मैं थोड़ा संकोच रहा था, परंतु यहाँ आकर के और आप सबसे साक्षात होकर के बहुत अच्छा लगा। एक ही दिन के समय में भी बहुत लोगों से मिलने के अवसर यहाँ पर एक मुश्त में मिल गए हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और इस अवसर पर सर्वप्रथम मैं सभी मध्य प्रदेश की जनता को, नागरिकों को अपने ओर से, तिब्बती निवासी संगठन की ओर से और तिब्बती जनता की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं। पिछले 51 वर्ष के मध्य में लगभग 6000 तिब्बती शरणार्थी अरुणाचल प्रदेश में 3-4 पुनर्वासन केंद्रों में रह रहे हैं और म्यून के क्षेत्र में भी 2000 के लगभग तिब्बती शरणार्थी रहते हैं। एक तेंजिंग गांव पुनर्वास क्षेत्र है, उसके अतिरिक्त बोमडिला, दिरान, तावांग और तावांग के आसपास बहुत से क्षेत्र में बिखरे हुए तिब्बती शरणार्थी लोग रहते हैं। और वो लोग कभी भी अपने को अपने देश से बाहर होने का अनुभव नहीं होना पड़ा, एक ही प्रदेश में रहने की अनुभूति नहीं हुआ। जैसा अपने देश में रह रहे हो, इस प्रकार सब लोगों की आत्मीयता, सब लोगों की स्नेह और सब लोगों के सहयोग मिला। इस महा उपकार के लिए मैं म्यून की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार अभिव्यक्त करना चाहता हूँ। और भविष्य में भी जब तक तिब्बत की समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक कि तिब्बती शरणार्थी यहाँ पर रहना है, तो आपकी सहयोग और आपके स्नेह निरंतरता पूर्व जैसा मिलते रहना चाहिए, इसका मैं निवेदन करना चाहता हूँ। आज यहाँ म्यून सोमचो ढेंसो म्यून प्रिजर्वेशन एसोसिएशन की ओर से यह सभा आयोजन किया गया है, तो इसलिए संभवतः मुझे म्यून की संरक्षण और संवर्धन के विषय में आपसे कुछ बातें कहना चाहिए। इस विषय में थोड़ा विश्लेषण करने की और विचार विमर्श करने की आवश्यकता अनुभूति होता है। मौन एक विशेष जनपद है, विशेष प्रदेश है, जहाँ पर एक अपने पृथक पहचान और अपने पृथक संस्कृति वाले लोग रहते हैं। तो इसलिए हर मनुष्य अपने पृथक के पहचान या व्यक्तित्व और समाज, ये दो परस्पर जुड़े हुए हैं। समष्टि और विश्व की संबंध बहुत निकट हैं, परंतु जब तक विश्व की पहचान ठीक से नहीं रहते हो, तब समष्टि भी ठीक से बन नहीं पाते हैं। तो इसलिए व्यक्ति के अपने पहचान को ठीक से पहचाना
और उस पहचान को श्रद्धा के साथ, गौरव के साथ सुरक्षित रखना मनुष्य की प्रथम कर्तव्य है। सुदूर देश में अन्य प्रदेशों से संप्रेषण और संपर्क बहुत ज़्यादा ना होकर के अलग रहने वाले लोग एक बैग बाह्य जगत की चकनाचौंध में डाल देते हैं, उससे संपर्क होते हैं, तो अपने मूल पहचान खोने की भय या उसके खतरा बराबर रहता है। इस खतरा से हमें सावधान रहना होता है और उससे एक प्रकार से संप्रज्ञानी के साथ, स्मृति के साथ ऐसा खतरा आने वाले हैं, उसकी जानकारी के साथ अपने को संजोए रखने की आवश्यकता है। हर चीज की प्रिजर्वेशन अथवा संरक्षण में दो प्रकार की बाधाएं आते हैं। प्रथम बाधा वो है जो कुछ है उसको संवर्धन बिल्कुल ना करके जस के तस रखने के प्रयास करना, या उसको समय के साथ नहीं चलने देना, समय को नजरअंदाज करके एक वस्तु को, चाहे वो कितना मौलिक क्यों ना हो, लेकिन उसके संवर्धन और संशोधन समय के अनुरूप नहीं रहने पर वो मूल भी नष्ट हो जाता है। यह प्रिजर्वेशन का, संरक्षण का पहला बाधाएं हैं, उसको भी पहचानने की आवश्यकता है। और दूसरा, विकास और संवर्धन गलत ढंग से किया जाए तो विकास अथवा संशोधन या संवर्धन मूल को नष्ट करने का एक दूसरा खतरा रहते हैं। देखने में सहयोग जैसा, मित्र जैसा दिखाई देने पर भी वह लंबे समय में वो मूल वस्तु को नष्ट करने की कारण बन जाते हैं। तो इसलिए अपने परंपरा को, अपने संस्कृति को और अपने पहचान को बड़े कुशलता से, प्रज्ञा के माध्यम से, उपाय कौशल के माध्यम से समय के अनुरूप उसके विकास करना चाहिए, संवर्धन करना चाहिए, और जहाँ जहाँ आवश्यकता होता है वहाँ पर संशोधन भी करना चाहिए।